हेलो बच्चों। सर बताओ, मानेंगे नहीं? बताओ, प्रूव करो, तब शांति मिलेगी दिल में। ऐसे नहीं ये बैठा हुआ कोई एक नादान बच्चा हाथ खड़ा करेगा। फील नहीं आया, हैंडल पकड़ के उठा दिए, उठा रहे हो, ऊपर उठा रहे या नीचे दबा रहे हो, कुछ भी कह सकते हो। ऊपर उठा लो, नीचे दबा लो, लटक जाओ, ऐसे लटक जाओ, ऐसे लटक जाओ। प्रॉपर्टी डैमेज होगी तो मेरे को नाम लगाना कि रोहित सर ने कहा था लटकने के लिए रोज से। हेलो बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं टॉर्क को, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशन चैप्टर के अंदर। जिस तरीके से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम फोर्स की बात करते हैं, वैसे ही हम रोटेशन के अंदर टॉर्क की बात करते हैं। फोर्स ऑब्जेक्ट को चलाने या रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, तो टॉर्क ऑब्जेक्ट को घुमाने या अगेन घूमने से रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो टॉर्क को हम ऐसे भी कहते हैं कि टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। ठीक है ना, मतलब ये एक तरीके से फोर्स का रोटेशनल एनालॉग है, उसका पूरक है रोटेशन के अंदर। ठीक है, बट टॉर्क होता क्या है? टॉर्क आपके चारों तरफ बेटा बिखरा हुआ है, आपके चारों तरफ आप टॉर्क से घिरे हुए हो। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स आप देखते हो जहां पर टॉर्क लग रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप पार्क में जाते हो और आप यहां पर एक सी सॉ इस झूले को देखते हो, ठीक है, तो बेटा ये भी एक एग्जाम्पल है जहां पर टॉर्क की हम बात कर सकते हैं। ठीक है ना, जिस बच्चे का भार ज्यादा होगा बेटा वो बच्चा नीचे आएगा, दूसरा बच्चा ऊपर जाएगा, इसका टॉर्क लगेगा और इसको घुमा देगा, फिर इसको घुमाएगा। इस तरीके से वो क्या करेगा बेटा, घुमाता रहेगा। ठीक है ना, कभी वो नीचे तो कभी ये ऊपर। तो यहां पर जो लग रहा है बेटा वो भी टॉर्क लग रहा है। सिमिलरली अगर आपके पास तराजू है, तो तराजू भी एक तरीके से बेटा टॉर्क के ऊपर ही काम करता है। एक तरफ अगर वजन ज्यादा हुआ तो उस तरफ झुक जाता है, तो टॉर्क ही है जो उसको एक तरफ घुमाता है या झुकाता है बेटा। ठीक है, जैसे कि आप सब लोगों ने कोल्ड ड्रिंक तो पी ही होगी। ठीक है, तो अगर आप उसके ढक्कन को खोल रहे हैं, ढक्कन को खोल रहे हैं, ठीक है ना, तो ढक्कन को घुमाने के लिए भी आपको टॉर्क की ही आवश्यकता होती है। ठीक है ना, टॉर्क ही है जो ढक्कन को खोलने के लिए लगता है। ठीक है, सब लोगों के घर में दरवाजा तो होगा बेटा, आप सब लोगों ने कभी ना कभी दरवाजे से एंटर जरूर किया होगा, एग्जिट भी किया होगा। तो दरवाजे को खोलने या दरवाजे को बंद करने के लिए भी क्या लगता है बेटा, टॉर्क लगता है। सिमिलरली अगर आप लैपटॉप का फ्लैप ओपन करते हो तो भी क्या लगता है, टॉर्क लगता है। खिड़की को खोलते हो या बंद करते हो तो भी क्या लगता है बेटा, टॉर्क ही लगता है, टॉर्क ही लगता है। तो हमने ये समझा कि टॉर्क घुमाने में मदद करता है, घूमने से रोकने के लिए आता है या फिर घुमाने के लिए भी मदद करता है। ठीक है, लेकिन आखिरकार हम टॉर्क को निकाले कैसे? टॉर्क किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द टॉर्क, आज का लेक्चर हम इसी के ऊपर लेकर चलेंगे। हाउ टू कैलकुलेट द टॉर्क, टॉर्क को आखिरकार हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसकी फील लेने की कोशिश करेंगे टॉर्क की। ठीक है ना, टॉर्क की थोड़ी सी फील हम यहां पर लेने की कोशिश करेंगे कि टॉर्क को आखिरकार कैलकुलेट कैसे किया जाता है और टॉर्क क्या होता है, किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। थोड़ी सी उसकी फील हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, केवल मैथमेटिकली करेंगे तो बड़ा मजा नहीं आएगा, आप खुद कहेंगे सर थोड़ा सा फील तो आए। फिजिक्स इज ऑल अबाउट द फील। ठीक है, करते हैं शुरू अपने इस टॉपिक को जिसका नाम है बेटा टॉर्क। तो देखिए मैंने क्या किया, आपके सामने ये एक ऑब्जेक्ट में बना रहा हूं। क्या है बताइए, पॉज करो, कमेंट में लिख के बताओ क्या है ये, व्हाट इज दिस। कमेंट करो, पॉज करो, कमेंट करो, बताओ क्या है ये, व्हाट इज दिस। आपको क्या दिख रहा है, व्हाट इज दिस? तो बहुत सारे बच्चों ने लिखा होगा सर ये बेंजीन है, सर ये क्या है, ये बेंजीन है। बेटा बेंजीन नहीं है, ये फिजिक्स में बेंजीन कहां है? कुछ भी, मतलब कुछ भी करते भैया तुम लोग, फिजिक्स में बेंजीन ले आए, केमिस्ट्री में नहीं हो। देखूंगा जाकर भैया कौन सा बच्चा इसको बेंजीन समझ रहा था। इट्स अ नट
और इसको हम खोलना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं इस नट बोल्ट को। इस नट बोल्ट को हम रोटेट करना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, तो कैसे घूमेगा ये नट बोल्ट? तो हमें इस पे क्या करना पड़ेगा बेटा? फोर्स या टॉर्क। देखते, सपोज इसको खोलने के लिए मैंने फोर्स लगाया, बट फोर्स लगाया मैंने कुछ यहां पर। बताओ ये नट बोल्ट खुलेगा कि नहीं खुलेगा? अगर मैं ऐसे फोर्स लगाता हूं तो क्या ये नट बोल्ट खुलेगा या नहीं खुलेगा? तो बेटा ये नट बोल्ट नहीं खुलने वाला है, ये नट बोल्ट नहीं खुलने वाला है। आप खुद कहोगे नट बोल्ट नहीं खुलने वाला। ओके, दैट मींस फोर्स तो है लेकिन उसका टर्निंग इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना? तो आप ये भी कह सकते हो टॉर्क क्या है? टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हो, टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो फोर्स तो है लेकिन टॉर्क यहां पर नहीं आ रहा है। बहुत शानदार, ठीक है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। मान लिया मैंने यहां पर फोर्स लगा दिया, तो क्या ये खुलेगा? तो क्या ये नट बोल्ट खुलेगा? यस और नो? तो आप कहोगे कि सर ये नट बोल्ट अभी भी नहीं खुलेगा। यहां पर फोर्स लगाया है तब भी ये नट बोल्ट नहीं खुलने वाला है। इट इज नॉट गोइंग टू ओपन सर। बिल्कुल सही, ये अभी भी ओपन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ओपन? क्योंकि अभी भी इसका कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। टॉर्क के लिए फोर्स आवश्यक तो है, क्योंकि बिना फोर्स के टॉर्क ना आएगा। बिना, अगर मैं इसमें फोर्स लगाऊं ही ना, ठीक है ना, अगर मैं इसमें फोर्स लगाऊं ही ना तो क्या घूम जाएगा? ये नहीं घूमेगा ना। फोर्स तो लगाना पड़ेगा, लेकिन खाली फोर्स काफी नहीं है। फोर्स की लोकेशन इज गोइंग टू मैटर नाउ। फोर्स की लोकेशन इज गोइंग टू मैटर नाउ। खाली फोर्स से नहीं घूमने वाला। फोर्स तो लगा दिया मैंने लेकिन ये घूम नहीं रहा है। तो घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेट अस सी। अगर मैंने यहां पर फोर्स लगाया, अब इसके पास एक टर्निंग इफेक्ट आएगा। अब इसके पास एक टर्निंग इफेक्ट आएगा। अब ये नट बोल्ट घूम सकता है। अगर मैंने यहां पे फोर्स लगाया ना, तो अब इसके पास एक टर्निंग इफेक्ट आएगा और अब ये नट बोल्ट घूम सकता है। अब एक टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है ना? अच्छा, अब एक और बताओ, अगर यही फोर्स मैंने इस कोने पे लगाया, यहां पे फोर्स लगाया, तो घुमाना आसान होगा कि मुश्किल होगा? जितना पीछे से मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं, खुद प्रैक्टिकली आप इमेजिन करके देखो। अभी एक काम करते हैं, मैंने अभी थोड़ा फोर्स यहां लगाया ना, तो एक काम करते हैं, फोर्स को थोड़ा सा हम और नजदीक ले जाते हैं और एक्सट्रीम कंडीशन की बात करते हैं। एक बार मैंने फोर्स यहां लगाया है और एक बार मैंने फोर्स यहां लगाया। अब आप थोड़ा फील हो रहा हो, ठीक है सर, यहां पे लगा हुआ घूमेगा तो सही लेकिन मुश्किल होगी। लेकिन यहां पर सर फोर्स लगाया आपने तो ये तुरंत घूम जाएगा सर, घुमाना आसान हो जाएगा। पीछे लगाऊंगा फोर्स तो घुमाना आसान हो जाएगा। तो एक तो हमें ये समझ में आ रहा है, देखो ये दोनों फोर्स एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है। तो केवल और केवल डिस्टेंस या दूरी नहीं मैटर कर रही है, एंगल भी मैटर कर रहा है। तो टॉर्क के लिए एंगल भी मैटर कर रहा है। ऐसे फोर्स लगाया तो टॉर्क नहीं आया, ऐसे फोर्स लगाया तो टॉर्क आया। तो पहली बात तो कितने एंगल में लग रहा है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, ये मैटर कर रही है। दूसरा, ये फोर्स कितना दूर लगाया है, कितना पास लगाया है, उसका लोकेशन क्या है, वो भी मैटर कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो नट बोल्ट घूमने वाला है ना, वो बेटा इस एक्सिस के अबाउट घूमने वाला, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी बढ़ रही है, वैसे वैसे टॉर्क भी बढ़ रहा है, उसका रोटेशनल एनालॉग भी क्या रहा है बेटा, बढ़ रहा है। दूसरी बात, एंगल भी मैटर यहां पे कर रहा है। तो टॉर्क जो है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? अब बताओ, टॉर्क शुड बी अ फंक्शन ऑफ, टॉर्क शुड बी अ फंक्शन ऑफ, किन किन चीजों का फंक्शन होना चाहिए बेटा? टॉर्क शुड बी अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर, आर का फंक्शन होना चाहिए, कितनी दूर लग रहा है। फोर्स पर डिपेंड करेगा ही करेगा, क्योंकि कितना बड़ा फोर्स लिया आपने, ज्यादा बड़ा फोर्स होगा तो ज्यादा बड़ा टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। और उसके एंगल, उसकी ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करेगा, कितने एंगल पर वो फोर्स लग रहा है। सेम पॉइंट पर सेम डिस्टेंस पे लग रहे हैं, लेकिन एंगल अलग अलग है तो टॉर्क अलग अलग है। इसका टॉर्क 0 है, इसका टॉर्क 0 नहीं है। दूरी चेंज करी तो भी चेंज हो गया। तो टॉर्क रोटेशनल एनालॉग है फोर्स का, और वो आर, एफ और थीटा पे डिपेंड
कर रहा है। एंड कैसे लिखते हैं अब इसको, ये फंक्शन क्या आता है, तो बेटा ये लिखा जाता है टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा, आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा ऐसे लिखा जाता है बेटा। और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट से भी लिख सकते हैं। ये क्या है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट भी इसको हम कह सकते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ, टाउ वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा आपके पास, टॉर्क वेक्टर आ गया। तो पहले मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर ही कुछ चीजें करा देता हूं ताकि आप क्रॉस प्रोडक्ट से कंफर्टेबल हो जाओ। तो पहली बात तो आपको यहां पर एक चीज समझ में आ रही होगी कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और आप लिखते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो वो ए इंटू बी इंटू साइन थीटा होता है, बट उसकी एक डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन के लिए हम लिखते हैं एन कैप, डायरेक्शन के लिए हम लिखते हैं एन कैप। जो ये एन कैप होता है, जो ये एन कैप होता है ना बेटा, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, मतलब ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और इसकी डायरेक्शन निकलती है फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल। कैसे निकलती है बेटा इसकी डायरेक्शन, फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल से निकलती है। अब राइट हैंड थंब रूल क्या होता है बेटा, यू हैव टू कर्ल द फिंगर्स of right hand from A to B and thumb gives the direction of cross product. आप स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हो। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ राइटिंग द डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप मैथमेटिकली बात करें, अगर आप मैथमेटिकली बात करें तो यहां पर एक बेटा आई जे के कैप साइकिल फॉलो होती है। क्या है बेटा ये, तो हम कहते हैं अगर हमारे पास एक आई कैप है, एक जे कैप है और एक के कैप है, ये तीन बेटा यूनिट वेक्टर है ना एक्स वाई जेड में, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। लिखने के बाद आप क्या कहोगे बेटा, लिखने के बाद आप कहोगे आई को जे से क्रॉस करते हो तो के आता है, के को जे से क्रॉस करते हो तो बेटा आई आता है, के को आई से क्रॉस करते हो तो बेटा जे आ जाता है। इस तरीके से बेटा हमारे पास क्या बनती है, पूरी एक आई जे के कैप साइकिल बनती है। और आप कह सकते हो बेटा यहां पर क्या कि आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप होता है, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप होता है, के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप होता है। और उल्टा चलोगे साइकिल में बेटा फिर नेगेटिव हो जाता है, उल्टा चलोगे जाता है नेगेटिव हो जाता है। क्या मतलब है इसका, अगर आप लिखोगे यहां पर जे कैप क्रॉस आई कैप तो आपको माइनस के कैप लिखना पड़ेगा। तो बेटा ये आई कैप जे कैप के कैप साइकिल होती है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बस रिमाइंड करा रहा हूं, ठीक है ना, कि यहाँ पर वेक्टर्स कैसे लिखे जाते हैं, कॉम्पोनेंट कैसे होता है। ठीक है, अब मान लिया क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से आ गया। क्वेश्चन आपके सामने ये है बेटा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां पर हमारे पास एक पॉइंट है। लेट अस से इसका कोऑर्डिनेट है 2,1 और इसके ऊपर आपने एक फोर्स लगा दिया, और जो फोर्स आपने लगाया ना बेटा, तो वो फोर्स आपने लगा दिया F बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप के बराबर। ठीक, अब क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द टॉर्क अबाउट ओरिजिन O। ओरिजिन O के अबाउट बेटा टॉर्क निकाल दो। कैसे निकालोगे अब आप, तो आप कहोगे भैया देखो जो ये वेक्टर है ना, ये आपका आर वेक्टर है, एंड आर वेक्टर की वैल्यू हो बेटा 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 1j कैप या j कैप। ठीक, अब अगर आपको टॉर्क निकालना है तो टॉर्क की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, तो बेटा टॉर्क की वैल्यू लिखी जाएगी r क्रॉस f से, r क्रॉस f से इसकी वैल्यू को लिखा जाएगा। ठीक है, अब आर वेक्टर क्या है बेटा, आर वेक्टर है आपके पास 2i कैप प्लस j कैप, ये r वेक्टर है, क्रॉस f वेक्टर कितना है बेटा, f वेक्टर आपके पास है 3i कैप प्लस 4j कैप, ये आपके पास बेटा f वेक्टर आ गया। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो आपको क्या करना होगा, देखो अगर आप i को i से क्रॉस करोगे तो कितना आएगा, ध्यान रखना। तो हम कह रहे हैं i कैप क्रॉस i कैप करते हो ना बेटा, तो 0 आता है, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है, 0 है।
ठीक है, तो साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0 और सेम करेंगे तो अपना 0 आ जाता है। ठीक है, तो आई को आई से नहीं करना है, डॉट प्रोडक्ट में आई को आई से ही करते हैं, क्रॉस में आई को आई से नहीं करते, बाकी दो से करते हैं। और बाकी दो से करने में क्या होगा, ये आपके सामने लिखा ही हुआ है। ठीक है, जब मैं आई को मल्टीप्लाई करता हूं किससे, जे से, तो आई को जे से, पहले आई है बाद में जे है, तो आई क्रॉस जे के देता है मुझे, मतलब 2 into 4 आई क्रॉस जे दैट इज के कैप प्लस, अब जे को जब मैं आई से करूंगा तो जे क्रॉस आई हो गया तो माइनस क्या आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 1 into 3, 3 into माइनस के कैप आएगा, क्योंकि जे क्रॉस आई हो गया, जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा बेटा यहाँ पर 8 माइनस 3 के कैप, मतलब 5 के कैप, 5 के कैप, ये आपके पास टॉर्क आ गया बेटा 5 के कैप के बराबर, मतलब टॉर्क आ गया आपका आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ प्लेन के बाद टॉर्क आता है यहाँ पे। ठीक है अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, उसको हम कहते हैं बेटा मैट्रिक्स के जरिए हम उसको सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स मेथड होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें लिखना है अगर r क्रॉस f लिखना है, r क्रॉस f लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम r क्रॉस f के लिए, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे बेटा i कैप, फिर लिखेंगे माइनस j कैप, फिर लिखेंगे बेटा k कैप। ठीक है ना, जिन बच्चों को आता है बेटा वो बस इस क्वेश्चन के बाद से समझना शुरू करेंगे, जिन बच्चों को नहीं आता है निकालना क्रॉस प्रोडक्ट वो मैं उनको दिखा रहा हूं। ठीक है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, अब r क्रॉस f में पहले r लिखेंगे 2 1 0, 2 1 प्लस 0 के कैप है ना, तो k लिखना है तो 2 1 0, 2 1 0 लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, आइए तो पहले i के लिए लिखेंगे 2, माइनस लिखेंगे 1, k के लिए लिखेंगे 0। अब f उस सेकंड, अब f है आपके पास, तो f कितना लिखेंगे बेटा 3 4 0, 3 4 0 लिखेंगे, तो 3 4 एंड 0 लिखेंगे, तो 2 1 0 3 4 0 हमने लिख दिया। तो पहले जो था आपके पास r था, इसलिए पहले r लिखेंगे फिर f लिखेंगे हम, और b यहां पे माइनस आएगा। अब करना क्या है, अब आप लिखेंगे i कैप, फिर डालेंगे ब्रैकेट, फिर क्या है आपके पास माइनस j कैप, फिर डालेंगे बेटा ब्रैकेट, फिर लिखेंगे k कैप, फिर डालेंगे ब्रैकेट। करना क्या है आपको, जब आपको i कैप के साथ लगने वाली वैल्यू निकालनी है तो आप i कैप की कॉलम को, i कैप के रो को हाइड कर लेंगे। अब जो बचेगा उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। कैसे करते हैं, हम करते हैं ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। तो ऊपर से नीचे करेंगे तो 1 into 0 0 आएगा, माइनस नीचे से ऊपर करेंगे तो भी 0 आ रहा है, फिर आया माइनस जे, जब माइनस जे निकालेंगे तो अपना ये रो हाइड हो जाएगी और ये वाली रो हाइड हो जाएगी, तो क्या बचेगा 2 into 0 माइनस 3 into 0, 2 into 0 माइनस 3 into 0। अब के कैप की बात, तो के कैप बेटा ये हाइड हो जाएगा और ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा 2 into 4 माइनस 3 into 1। ठीक है, तो 2 into 4 माइनस 3 into 1 ये आ जाएगा बेटा आपके पास। ठीक है, तो ये के कैप हो गया और ये 8 हो गया और ये 3 आएगा, तो 5 के कैप। ठीक है, अब हो सकता है कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये मेथड थोड़ा आसान लगा हो, आप कहोगे इसको सॉल्व करने के लिए दिस इज इजियर, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये आपको ज्यादा जल्दी और एक्यूरेट आंसर देगा, गलती के चांसेस इसमें कम रहते हैं। ठीक है ना, और फटाफट इसके आंसर निकल जाते हैं, तो आप इस मेथड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं वापस से। आप हमें समझ में आ चुका है कि टॉर्क क्या होता है, और हमें समझ में आ चुका है कि टॉर्क को लिखते कैसे हैं, r क्रॉस f से। लेकिन यहां पे कहानी खत्म नहीं होती, यहां से कहानी शुरू होती है हमारी। ठीक है ना, टॉर्क हमने लिख तो दिया r क्रॉस f के बराबर, लेकिन ये टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट है या किसी एक्सिस के अबाउट है। यस, टॉर्क भी दो चीजों के अबाउट हो सकता है, टॉर्क कैन बी अबाउट अ पॉइंट एंड टॉर्क कैन बी अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, हाँ, जब हम किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक एक्सिस के अबाउट निकल कर आता है, लेकिन अगर हम अपनी मन मर्जी वाली एक्सिस के अबाउट निकालना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी चर्चा हमें अभी करनी होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमने कहा कि टॉर्क अबाउट अ पॉइंट हम कैसे निकालते हैं। ठीक, हमने कहा कि देखो हमारे पास ये x है, ये y है, और हमने किसी एक पॉइंट पर एक फोर्स F लगा दिया। अब जो ये पॉइंट है इसका एक पोजीशन वेक्टर है, इसको हम r वेक्टर मान लेते हैं, ये पोजीशन वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर है। ठीक, और इनके बीच का जो एंगल है ना बेटा वो कितना है ये आपको बताना है। मान लिया मैंने इस एंगल को थीटा लिखा, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर r वेक्टर एंड f वेक्टर।
सबसे बड़ी गलती बच्चा यही करने में करता है, तो पॉज करके एक बार फटाफट अपना आंसर लिख देंगे, पॉज करके अपना आंसर लिख देंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे सर इसके बीच में एंगल है 145, बेटा कैसे निकाला, तो लग रहा है, लग रहा है ऐसे नहीं निकालना है, ऐसे नहीं निकालना है बेटा, ठीक है, जो दिया है उसी टर्म में निकालना है, ऐसे नहीं अपने तरफ से लग रहा है, ऐसा ना होता तब, ठीक है, ठीक है। तो आर और एफ के बीच में एंगल कितना है, तो आपने लिख दिया होगा, कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा, ठीक है। और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे बच्चों ने लिखा होगा अपना आंसर, द एंगल बिटवीन आर क्रॉस एफ इज 180 माइनस थीटा। गलत है, एकदम गलत। द एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज नॉट 180 माइनस थीटा, क्योंकि हम एंगल देखते कैसे हैं बेटा, एंगल देखने के लिए एंगल देखने के लिए दोनों वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन होना पड़ता है। अगर वो हेड और टेल ज्वाइन है ना तो फिर एंगल नहीं निकलेगा, उनको टेल टू टेल ज्वाइन होना पड़ता है, ठीक है ना। तो व्हेन द टू वेक्टर्स आर ज्वाइंड टेल टू टेल, ये आर है और ये एफ है, देन द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इस आर को आगे लेके जाएंगे ताकि ये टेल टू टेल ज्वाइन हो जाए, और तब जो छोटा एंगल है वो थीटा हमारा एंगल बिटवीन द वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो थीटा विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर। बहुत सही, अच्छा जी, अच्छा जी। तो मैंने कहा कि आर और एफ के बीच में एंगल कितना है, एंगल बिटवीन आर एंड एफ, इस थीटा, एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज थीटा, उनके बीच का एंगल कितना है बेटा, थीटा है, एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज थीटा। बहुत सही, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार, मजेदार। आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, जिसको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को बढ़िया से पढ़ना है बेटा, वो मेरा बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर मैंने एक लेक्चर ले रखा है ऑलरेडी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एंगल बिटवीन द वेक्टर, रिजोल्यूशन, सबके ऊपर ले रखा है, वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट मैंने वहां पर नहीं पढ़ाया था, इसलिए मैंने वर्क से पहले आपको थोड़ा सा डॉट के बारे में बताया था, और डॉट से पहले मैं आपको क्रॉस के बारे में यहां पर बता रहा हूं, ठीक है ना। तो आप जाइए, सर्च करिए बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर वेक्टर्स नाम से आपका एक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर रखा है। प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पर आपको मेरे प्ले लिस्ट में बेसिक मैथमेटिक्स करके एक प्ले लिस्ट मिलेगी, उसके अंदर 3 लेक्चर्स मिलेंगे आपको, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के ऊपर 2 लेक्चर मिलेंगे आपको, और 1 लेक्चर मिलेगा इसके ऊपर वेक्टर्स पे, वो अच्छे से देखना, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपको बढ़िया से, ठीक है ना। तो अब देखिए, मैंने कहा कि जो टॉर्क है वो है आर क्रॉस एफ, और अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये हो जाएगा आर एफ इंटू साइन थीटा, आर एफ इंटू साइन थीटा, ठीक है। अच्छा जी, आर एफ इंटू साइन थीटा है, तो अगर ये एंगल भी थीटा है तो मैंने इसके ऊपर एक परपेंडो डाल दिया, मैंने कहा कि ये आर है, ये होगा बेटा आर कॉस थीटा, थीटा के साथ वाला आर कॉस थीटा होता है, दूसरे वाला होता है आर साइन थीटा, इसको मैंने आर परपेंडुलर लिख दिया। तो आर परपेंडुलर इज आर साइन थीटा, 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 ऑलराइट। सो द परपेंडुलर डिस्टेंस इज आर साइन थीटा, ये हमको मिल गया, जो परपेंडुलर डिस्टेंस है बेटा वो आर साइन थीटा में मिल गया। तो बिकॉज दिस इज आर साइन थीटा, because this is r sin theta, we are writing torque as r into f into sin theta. What can I say? I can say that torque is nothing but r perpendicular into the force f. Now this r perpendicular is also called as the movement arm. अब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको ये सिचुएशन देखने को मिलती है, आपको एक फोर्स लगा दिया जाता है बॉडी के ऊपर, किसी पॉइंट के बाद आपको टॉर्क निकाल लेना पड़ता है, किसी पॉइंट के बाद आपको टॉर्क निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालेंगे टॉर्क? आपको टॉर्क निकालने का तरीका क्या है? अब आपको आर वेक्टर नहीं गिवन है, आपको एफ वेक्टर नहीं गिवन है, आपको खाली फोर्स दिखा दिया गया है एरो बनाकर, आपको आर दे दिया गया है, डिस्टेंस मतलब आई कैप जे कैप के फॉर्म में नहीं है, डिस्टेंस दे दिया गया। तो क्या करेंगे आप फोर्स की लाइन को एक्सटेंड करेंगे और उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, है ना। तो हाउ टू फाइंड टॉर्क, स्टेप्स करेंगे बेटा आपके स्टेप्स, चलो स्टेप्स कैलकुलेट टॉर्क, स्टेप्स टू कैलकुलेट टॉर्क, ठीक है। कैसे करेंगे बच्चों? पहला एक्सटेंड
द लाइन ऑफ फोर्स की लाइन को एक्सटेंड करेंगे, देन ड्रॉप परपेंडिकुलर, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, एंड देन आर परपेंडिकुलर इंटू एफ इज टॉर्क, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ इज टॉर्क. You can also do one more thing. Instead of calculating R perpendicular, you can take F perpendicular as well. मतलब आप R के ऊपर फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी निकाल सकते हो, ठीक है ना. देयर इज वन मोर मेथड, और यू कैन से टॉर्क इज इक्वल्स टू R इनटू F परपेंडिकुलर. मतलब क्या है इसका मतलब ये है बेटा कि हम F के टुकड़े भी तो कर सकते हैं ना. तो हमने कहा कि देखो F का एक टुकड़ा बेटा यहां पर आ रहा है, F का एक टुकड़ा बेटा यहां पर आ रहा है, देखो ऐसे F cos थीटा हो जाएगा. दूसरा टुकड़ा आपका ऐसे आ रहा है, इसको बोलेंगे F sin थीटा, ठीक है. तो ये वाला टुकड़ा है ना, ये R के ऊपर परपेंडिकुलर है. इस बार मैंने R नहीं तोड़ा, मैंने F तोड़ दिया, तो बेटा ये क्या है आपके पास, ये है F परपेंडिकुलर. और अब R को F sin थीटा से मल्टीप्लाई करो तभी तो R F से आएगा ना. देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग, ठीक है ना. और हम कोशिश करेंगे कि हम जो है वो R को तोड़ के R परपेंडिकुलर निकालकर अपना आंसर निकाल ले, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो सिंपल रहता है, ठीक है. बट कहीं कहीं पर अगर हमें F परपेंडिकुलर भी करना पड़ा, हमें पता है हम कर सकते हैं, ठीक है ना, अपना आंसर निकाल सकते हैं. समझ गए. अब हम बात करते हैं बेटा कुछ स्पेशल केसेस की. अब हम कुछ बात करेंगे कुछ स्पेशल केसेस की. स्पेशल केस नंबर 1. स्पेशल केस नंबर 1 की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं. अभी आगे बढ़ेंगे तो और स्पेशल केसेस हमारे पास आएंगे, बट फिलहाल इसमें हमारे पास स्पेशल केस आ रहा है, ठीक है. अब ये केस क्या कहता है, कहता है कि अगर आपके पास एक फोर्स है और आपके पास एक पॉइंट है, बट वो पॉइंट जो है वो इस फोर्स की लाइन पर ही लाई कर रहा है, इज अ लाइन ऑफ फोर्स. इस फोर्स की लाइन के ऊपर ही पॉइंट लाई कर रहा है, तो व्हाट इज द टॉर्क अबाउट द पॉइंट ऑफ, द आंसर इज 0. टॉर्क अबाउट द पॉइंट ऑफ इज, क्या मतलब है इसका कि if the line of force passing through a point, then torque about that point is 0. If the line of force passes through a point the line of force passes through a point, then the line of force passes through a point, then the line of force passes through a point, then its torque about that point is 0. तो कैसे, ऐसा कैसे हो गया सर? मैं मान लो सर, बताओ. मानेंगे नहीं, बताओ, प्रूव करो, तब शांति मिलेगी दिल में. ऐसे नहीं सर, प्रूव करिए. कर देते हैं. देखिए हमने कहा देखो बच्चा, इधर देखो, हमें फोर्स की लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए. तो अगर ये पॉइंट यहां ना होके यहां होता तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आता, ठीक है ना. बट अगर आप इस पॉइंट को इस लाइन के नजदीक लेकर जा रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है. और अगर ये पॉइंट इसके ऊपर ही आ गया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल 0 ही हो गया. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल 0 ही हो गया. इसलिए आर परपेंडिकुलर 0 हो चुका है और आपका टॉर्क भी 0 ही हो चुका है, ठीक है. अच्छा जी, एक और तरीके से प्रूव कर देते हैं. हमने कहा कि देखो अगर इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है तो ये है हमारा आर वेक्टर, ये है हमारा क्या, आर वेक्टर है. ये द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर इज 0. तो आर एफ साइन थीटा में थीटा 0 हो गया और साइन 0 कितना थोड़ा 0 हो गया, वैसे भी 0 आ गया हमारा आंसर, ठीक है. तो अगर फोर्स किसी लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा है तो उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क. अभी भी क्लास में बैठा हुआ कोई एक नादान बच्चा हाथ खड़ा करेगा, सर फील नहीं आया, सर
फील नहीं आया, समझ नहीं आया, मजा नहीं आया सर, थोड़ा फील करा दें इसको तो मजा आ जाएगा। ठीक है भैया, थोड़ा और फील करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं भैया। एक काम करो बच्चा, एक काम करो, कॉपी की किताबें बंद कर दो तुम कॉपी किताबें, अब बहुत हो गया, कॉपी किताबें बंद कर दो आप, ठीक है ना। और रजिस्टर को बंद करके टेबल पे रख दो, रजिस्टर को बंद करके टेबल पे ऐसे रख दो, रख दिया, टेबल रख दिया आपने, इसको बंद करके टेबल पे आपने रख दिया इस तरीके से, ठीक। अब एक काम करो बेटा, अब क्या करो, आप इनमें से एक, आप इसमें से क्या करो, आप यहां पर अपने अंगूठे से दबा लो, इस पॉइंट को ऐसे अंगूठे से दबा लो भैया, दबा लो इसको अंगूठे से, ताकि अभी चले ना, लेकिन इसके बाद घूम सके, चले ना घूम सके, ठीक है ना। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट अब कोई टॉर्क आएगा तो रजिस्टर इस पॉइंट के अबाउट घूम जाएगा, और अगर इस पॉइंट के अबाउट कोई टॉर्क नहीं आया तो रजिस्टर नहीं घूमेगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब देखते हैं कब कब आएगा और कब नहीं आएगा। देखो हम इस पर फोर्स लगाने वाले हैं, हमने कहा कि अब आपने इसको आउटलेट दबा रखा है, आप सब भी साथ में करके देखेंगे, रजिस्टर को बंद करके टेबल पे रखना, खाली सब देखते नहीं रहना है, खुद से करना है, ठीक है ना, ट्राई योरसेल्फ। तो यहां से आपने इसको दबा दिया है और यहां से आपने इस पर एक फोर्स लगा दिया है, इस तरीके से, इस प्रकार से ऐसे फोर्स लगा दिया, ठीक है। बताओ आपका रजिस्टर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। देखो अगर आपने यहां दबा रखा है और फोर्स लगाया ऐसे, रजिस्टर नहीं घूम रहा होगा, रजिस्टर नहीं घूम रहा बच्चा, नहीं घूमेगा रजिस्टर। अच्छा जी, ओके सर, हो सकता है कि बाय तुक्का हो गया, ठीक है। आओ, यहां फोर्स लगाया हमने, ऐसे ऐसे लगाया फोर्स हमने, ऐसे। अब बताओ रजिस्टर घूमेगा क्या, घूमेगा रजिस्टर? अभी भी नहीं घूमेगा, रजिस्टर विल नॉट रोटेट। अच्छा जी, एक और काम कर लेते हैं, इस बार फोर्स ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो फोर्स, ठीक है। और रखा आपने फोर्स एकदम ऐसे कोने में लगा दे, क्या घूमेगा ये? अभी भी नहीं घूमेगा। इन तीनों केसेस में क्या चीज कॉमन है? इन तीनों केसेस के अंदर फोर्स की जो लाइन है वो इसी पॉइंट से पास कर रही, वो इसी पॉइंट से बेटा पास कर रही, तीनों केसेस में फोर्स की लाइन इसी पॉइंट से पास कर रही, इसलिए इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क नहीं आ रहा है, इसलिए इसके अबाउट टॉर्क नहीं आ रहा है। भाई बात समझ में आपको? इसके बाद टॉर्क क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज सभी केसेस के अंदर फोर्स की लाइन इसी पॉइंट से पास कर रही है, इसलिए टॉर्क इसके अबाउट नहीं 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 आ रहा। सर कैसे लगाएं फोर्स की टॉर्क आ जाए, कैसे लगाएं इसके बाद टॉर्क आ जाए? तो ये देखो कैसे लगाएं, ऐसे लगाएंगे, देखो आओ। अगर आपने यहां पर फोर्स लगाया ऐसे, अब बताओ घूमेगा कि नहीं घूमेगा? टॉर्क आएगा कि नहीं आएगा? घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा ना, रोटेट करेगा ना। अब क्योंकि ये रोटेट करने वाला है इसलिए यहां पर एक टॉर्क आ रहा है, इसके बाद टॉर्क इस फोर्स का आ रहा है, इस फोर्स का टॉर्क आ रहा है। कैसे घुमाएगा इसको बेटा? ऐसे घुमाएगा इसको, ऐसे घुमाएगा, इस पॉइंट के अबाउट ये इसको ऐसे घुमाएगा। अब क्योंकि ये ऐसे घुमाने वाला है ना, इसलिए टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में, अगर आप राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमाते हो तो इनटू द प्लेन भी बोल सकते हो डायरेक्टली। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर टॉर्क ऐसे का डायरेक्शन ऐसे भी निकाली जा सकती है। वरना कैसे निकालते हैं बेटा? आर क्रॉस एफ से निकालते हैं, आर क्रॉस एफ से निकालते हैं। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं जो हमने यहां पर डिस्कस किया था, कोई आपसे पूछे बेटा इसके अंदर टॉर्क कितना है बता दो, टॉर्क की डायरेक्शन कहां है बता दो, ठीक है, टॉर्क की डायरेक्शन बता दो क्या है। तो आप क्या करेंगे, आपको आप बेटा आर से एफ की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करना है, आप ऐसे कर्ल करना है राइट हैंड की फिंगर से। तो राइट हैंड की फिंगर्स लेंगे और आर से एफ की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे, ऐसे कर्ल करनी है आपको फिंगर, ऐसे 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 कर्ल करनी है, ऐसे इसके ऊपर कर्ल करना है। हम इस पॉइंट नहीं इंटू करते, हम इस पॉइंट नहीं इंटू करते, इंटू द प्लेन टॉर्क रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो बेटा यहां पर भी करना वही है, पॉइंट ये है आपका, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है और ये आर परपेंडिकुलर है। तो आर परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है, एफ ऐसे जा रहा है, तो आर से एफ की तरफ फिंगर्स को कर्ल करना है, और जब आप ऐसे फिंगर्स को कर्ल, ऐसे ऐसे फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। बस समझ आपको सब कुछ क्लियर है बेटा? यहां पर सब कुछ आपको बढ़िया से, कोई परेशानी नहीं?
चलिए अब तो फील आ गया है, अब तो फील आ गया, अब तो दिक्कत नहीं है, बढ़े आगे। क्लियर विजुअलाइजेशन कर लिया हमने, बढ़े आगे। चलो चलो भाई चलो। अब बात करते हैं बेटा टॉर्क। अबाउट एन एक्सिस। अब बात करते हैं बेटा टॉर्क अबाउट एन एक्सिस की। एक्सिस के अबाउट अगर टॉर्क निकालना है हमें तो कैसे निकाला जाएगा, कैसे निकाल सकते हैं किसी एक्सिस के अबाउट हम टॉर्क। अच्छा जी, लेट्स सी हाउ टू फाइंड टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। तो हमने कहा कि जब आप किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं ना तो वो भी ऑटोमेटिकली एक एक्सिस के अबाउट ही निकल कर आता है। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब बेटा इसका, कि जब हमने पहले क्वेश्चन में, सबसे पहले क्वेश्चन में, यहां पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाला था, ठीक ना, आरएफ सेंसर आया था ना आपके पास, जब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाला था आपने तो मैंने कहा वो इनटू द प्लेन मतलब अंदर की तरफ आया था, अंदर की तरफ ऐसे टॉर्क आया था, अंदर की तरफ ऐसे ऐसे अंदर जाता टॉर्क आया था, मतलब अबाउट नेगेटिव जेड एक्सिस के अबाउट टॉर्क आया था, ठीक है ना। आपने निकाला ओ पॉइंट के अबाउट, लेकिन वो कहां आया, नेगेटिव जेड एक्सिस के अबाउट आ गया, ठीक है। तो अगर आपको नेगेटिव जेड के अबाउट ना निकाल के किसी और एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ता तो क्या करते, तो पहले आप उस एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लेते और फिर क्या करते, उसका कंपोनेंट उस एक्सिस के अबाउट ले लेते। क्या मतलब है, आइए देखते हैं। जैसे कि मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पर अंदर की तरफ ऐसे फोर्स लगा दिया, अंदर की तरफ ऐसे फोर्स लगा दिया, फोर्स लग रहा है इस तरीके से, ठीक है, और मैंने कहा कि देखो ये हमारे पास आर है और मेरे पास ये एंगल थीटा है। तो मेरा पहला प्रश्न आप लोगों से है, ये है व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ, आर और एफ के बीच में एंगल कितना है भैया। तो बहुत बेटा सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको पॉज करना है, पॉज करके आपको कमेंट करना है, पॉज करना है, पॉज कर कमेंट करना है। कमेंट कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने अपना जो आंसर दिया होगा, मुझे पूरा यकीन है कि कम से कम 40% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपना आंसर, 40 नहीं तो 30% तो होंगे ही, जिन्होंने अपना आंसर थीटा दिया होगा। द एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज थीटा। बच्चा क्या करता है, उसको कहीं पर भी थीटा दिखता है बस, उसके बाद उसके लिए हर एंगल थीटा है। जिस मर्जी के पूछ लो एंगल कितना है, थीटा है सर, क्यों दिख तो रहा है। अरे भैया आर और एफ के बीच में पूछ रहे हैं, आर और एक्स एक्सिस के बीच में नहीं पूछ रहे हैं। तो बेटा आर ऐसा है, एफ ऐसा है, इनके बीच में एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है पूरा। द एंगल इज 90 डिग्री, आंसर इज 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल है इनके बीच में। बहुत अच्छे, बड़े आगे चलिए। अगर ये एंगल 90 है तो ये आर ही इस फोर्स के ऊपर क्या बन गया, आर परपेंडिकुलर बन गया ना, यस और नो। इस पॉइंट ओ के लिए, इस पॉइंट ओ के लिए आर ही क्या बन गया बेटा, आर परपेंडिकुलर बन गया। ठीक, तो अगर मैं निकालना चाहता हूं व्हाट इज द टॉर्क अबाउट द पॉइंट ओ, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। बट व्हाट इज आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर इज नथिंग बट आर इनटू एफ। क्या भैया एंगल 90 को बोला, बट इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आने वाला है वो किस डायरेक्शन में होगा। तो पहली बात मैंने आपको कहा कि जो टॉर्क होता है ना वो आर और एफ दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मतलब आर ऐसे है, एफ ऐसे, तो प्लेन ऐसे हो गया, ये पूरा प्लेन हो गया, आर और एफ का प्लेन होगा। जो टॉर्क होगा या तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा या फिर इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, फोर्स ऐसे लगाया है और मान लीजिए एक धागा है, ओ से हमने इसमें एक धागा बांध दिया, तो बेटा घूमेगा कैसे, हाउ विल इट रोटेट, ठीक है ना। अगर ये फोर्स में लगाया तो बेटा इट इज गोइंग टू रोटेट लाइक दिस, ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा ना बेटा ये, ठीक है। तो अगर आप फिंगर्स को ऐसे घुमाओ, अगर आप फिंगर्स को ऐसे घुमाओ, ठीक है ना, ऐसे घुमाओ, इस सर्कल में घुमाओ राइट हैंड की फिंगर्स को, थंब इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, थंब इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट टॉर्क अबाउट द पॉइंट ओ, ठीक है। तो ये पूरा जो प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और इस डायरेक्शन में होगा। आप आर क्रॉस एफ करके दे सकते हो, आप घुमाकर दे सकते हो कि ऐसे घुमाने वाला है तो फिंगर ऐसे घुमाएंगे तो टॉर्क इस तरफ आने वाला है,
तो ये है आपका टॉर्क अबाउट द पॉइंट। तो कितना है बेटा, ये आर इंटू एफ टॉर्क आ गया। ठीक है, अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। कोई परेशानी नहीं है, रहा कि ना? समझ में आ रहा है? हैं? देखो बढ़िया से ध्यान दो यहां पर। अबाउट द पॉइंट ओ द टॉर्क इज इन दिस डायरेक्शन, बट ये पॉइंट ओ के अबाउट है। कोई आपसे पूछ ले भैया टॉर्क अबाउट द वाई एक्सिस कितना होगा, अब कैसे करेंगे भैया? हमें तो पॉइंट ओ के अबाउट निकालना आता है, एक्सिस के अबाउट निकालना नहीं आता। अब क्या करेंगे? तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपसे किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क पूछा जाएगा तो आप उस एक्सिस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट चुन सकते हैं। एनी पॉइंट ऑफ योर लाइकिंग यू कैन चूज। सपोज आपसे वाई एक्सिस पूछा गया तो आपने ओ पॉइंट को ही चुन लिया, क्योंकि ओ के अबाउट तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो आपने ओ पॉइंट को ही चुन लिया। तो आपने ओ के अबाउट है आर इंटू एफ, बट डायरेक्शन कुछ ऐसी है। अब इस डायरेक्शन में निकल गया ना, अब आपको वाई के अबाउट करना है, आपको वाई के लिए क्या करना है, आपको कंपोनेंट ले लेना है। तो टॉक अबाउट द वाई एक्सिस विल बी टाउ नॉट इनटू cos थीटा, टाउ नॉट इनटू cos थीटा। व्हाट इज टाउ नॉट? इट इज r इनटू f इनटू cos थीटा। इट इज टॉक अबाउट द वाई। बेटा आ रही है समझ में आपको? ये हमारा टॉर्क आ गया वाई एक्सिस के बाद। अच्छा जी, अब देखो बेटा, अब देखो, अब इधर ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर ये थीटा तो ये एंगल थीटा होगा ना, और ये क्या होगा? आर कॉस थीटा होगा। ये आर कॉस थीटा होगा, इसको बोलते हैं आर परपेंडिकुलर। आर कॉस थीटा इज नथिंग बट आर परपेंडिकुलर। आर कॉस थीटा इज आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना? सो आर कॉस थीटा इज आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। तो टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस इज आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस इज आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, और आर एफ कॉस थीटा और आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। तो टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस इज आर परपेंडिकुलर इनटू एफ हो जाएगा। इज दिस क्लियर? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? टॉर्क अबाउट द वाई एक्सिस इज आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। ये आपको मिल रहा है, टॉर्क अबाउट द वाई एक्सिस इज आर परपेंडिकुलर इनटू। ऑल क्लियर? समझ गए आप? एनी परेशानी नहीं? तो अब हमने क्या किया, अगर हमें पॉइंट ओ के अबाउट निकालना था ना, तो हमने इसकी लाइन ऑफ एक्शन पर पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर डाला था। अगर आपको वाई एक्सिस के अबाउट निकालना तो क्या करेंगे, आप वाई एक्सिस से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देंगे, और अगर आपको एक्स के अबाउट निकालना है तो आप इसके फोर्स के ऊपर एक्स से परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो जिस एक्सिस से आपको निकालना है ना टॉर्क, उस एक्सिस से फोर्स की लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो। लिखना वही है, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ ही लिखना है, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ ही लिखना है। बट वहां पे आर परपेंडिकुलर क्या होगा? आर परपेंडिकुलर होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस। लाइन ऑफ फोर्स और एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है आपका आर परपेंडिकुलर। समझ गए बेटा आप लोग? क्लियर है? कोई परेशानी यहां पर नहीं? तो बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ा जाए। अब यहां पे वापस से कुछ बात करते हैं स्पेशल केसेस की। तो हमने कहा कि मान लिया हमारे पास ये एक्सिस है और हमारे पास फोर्स ऐसे है। दैट मींस द लाइन ऑफ फोर्स इज इंटरसेक्टिंग द एक्सिस एट एनी पॉइंट, एट सम पॉइंट। लाइन ऑफ फोर्स, what is this case? Case is the line of force is intersecting the axis। अगर लाइन ऑफ फोर्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तब क्या होगा? द लाइन ऑफ फोर्स इज इंटरसेक्टिंग द एक्सिस, तब क्या होगा? ठीक, टॉर्क अबाउट द एक्सिस विल बी जीरो। क्यों? अगर मैं इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो जीरो आएगा ना, हमने देख लिया, प्रूफ कर दिया था। तो अगर इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो आ रहा तो कंपाउंड में जीरो ही आने वाला है, तो उसमें जीरो है। परेशानी वाली बात नहीं। केस नंबर 2, तो केस नंबर 1 है। केस नंबर 2, द लाइन ऑफ फोर्स इज पैरेलल टू एक्सिस। लाइन ऑफ फोर्स is parallel to axis। The line of force axis के पैरेलल है तब क्या होगा? Then torque about the axis is again zero।
ऐसा क्यों? ये तो समझ में आएगा, इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस पॉइंट के बाद जीरो है तो कंपोनेंट भी जीरो हो गया, ऐसा जीरो आ गया, बट पैरेलल में भी जीरो हो जाएगा, पैरेलल में जीरो हो जाएगा। क्यों भाई? पैरेलल में जीरो हो जाएगा, तो निकाल लो। अगर आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हो तो आपके लिए ये आर परपेंडिकुलर हो गया, और जो डायरेक्शन आएगी आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन आएगी, आर इस तरफ है एफ इस तरफ है, तो आर से एफ की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स कॉल करो तो आउट ऑफ द प्लेन आएगा, तो टॉर्क होगा आउट ऑफ द प्लेन, मतलब टॉर्क हो गया आउट ऑफ द प्लेन ऐसे, इस पॉइंट के बाद टॉर्क आएगा बाहर की तरफ ऐसे। अगर टॉर्क बाहर की तरफ ऐसे आ रहा है तो इसका कंपोनेंट जीरो हो जाएगा ना इसके अबाउट। अरे समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन ना लो, याद कर लो। क्या याद करना है कि अगर फोर्स एक्सिस को हिट करे, इंटरसेक्ट करे तो भी टॉर्क जीरो, और फोर्स अगर एक्सिस के पैरेलल हो तो भी टॉर्क जीरो। इंटरसेक्ट करे तो भी टॉर्क जीरो, पैरेलल हो तो भी टॉर्क जीरो। आ रही है समझ में? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो लाइनें, क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो लाइनें ना ही तो इंटरसेक्ट कर रही हो ना ही पैरेलल हो, ना ही इंटरसेक्ट करें और ना ही पैरेलल हो? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? कमेंट करके बताइए बच्चा, बच्चा पार्टी कमेंट करके बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो लाइनें ना ही इंटरसेक्ट कर रही हो ना ही पैरेलल हो? ऐसा हो सकता है क्या? क्या ऐसी दो लाइनें एग्जिस्ट करती हैं जो ना ही तो इंटरसेक्ट कर रही ना ही पैरेलल हो रही? मुझे यकीन है कि कम से कम 50% बच्चों ने कहा होगा सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। 50% बच्चों ने कहा यस सर ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। कैसे कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है बच्चा? एक लाइन ये ले लो, एक लाइन ये ले लो, एकदम 3D में क्लियर विजुअलाइजेशन। लो भैया, है एकदम 3D में दिखा दिया आपको। तो ये दो लाइनें, ये दोनों एक्सिस, ये दोनों लाइनें कैसी हैं? क्या ये पैरेलल है? नहीं, पैरेलल तो नहीं है, पैरेलल तो ये होता है, ये पैरेलल नहीं है। क्या ये इंटरसेक्टिंग है? क्या ये इंटरसेक्ट कर रही है? तो बड़ा इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही। कहां इंटरसेक्ट कर रही है? इंटरसेक्ट नहीं कर रही। दे आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। ऐसे लाइंस को बोला जाता है स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस। So when the force and the axis are skew lines to each other, then there is a torque, and the torque is given by perpendicular distance between the two axes multiplied by the force F. R perpendicular into F is the torque. फील नहीं आ रहा है? थोड़ा सा मतलब सर कुछ एक्सपेरिमेंट हो जाए तो मजा आ जाएगा, है? तो बच्चा सोच रहा होगा ना ये, तो आइए, ऐसी क्या बात है? मान लिया बेटा कि क्या है ये एक डोर है, सबके घर में होगा, सबके घर में होगा बेटा डोर। डोर के एंड में मैंने यहां पर क्या बना रखा है, क्या बना रखा है हमने? ये हिंजेस है, हिंजेस। तो ये है क्या हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है एक्सिस ऑफ, ठीक। मान लिया हमने गेट तो खोल रखा है, गेट तो खोल रखा है हमने कुछ ऐसे, हमने गेट कुछ इस प्रकार से खोल रखा है बच्चा, ठीक है। कुछ गेट हमने इस तरीके से खोल रखा है, ठीक। गेट हमारे पास था। अब मैंने कहा कि अगर फोर्स इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इंटरसेक्ट करेगा तो भी टॉर्क जीरो आना चाहिए। मतलब मैंने फोर्स कैसे ले लिया, मैंने फोर्स लिया कुछ इस प्रकार, ऐसे लगने वाला फोर्स लिया। तो ये फोर्स है ना, फोर्स जा रहा है तो ऐसे कट 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 इंटरसेक्ट, एक्सिस से इंटरसेक्ट। तो अगर फोर्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर जाएगा, अगर फोर्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर जाएगा तो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस जीरो आ जाएगा, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस जीरो आ जाएगा। एक्सिस के अबाउट टॉर्क जो है बेटा जीरो आ जाएगा। अरे समझ में आपको? एक्सिस के अबाउट टॉर्क कितना जीरो आ जाएगा।
ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अगर आप ऐसे फोर्स लगाओगे तो क्या ये गेट घूमेगा? आप ट्राई करके देख लो, आप ट्राई करके देखो बेटा। उठो अपनी सीट से, थोड़ा कष्ट दो अपने शरीर को, उठो, गेट के पास जाओ, गेट के पास जाओ, जो फ्री टू मूव है ऐसा गेट के पास जाना, और गेट पर फोर्स लगाना, एकदम हिंज की तरफ फोर्स लगाना है आपको, ऐसे फोर्स लगा देना है एकदम आपको। जब ऐसे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, ना गेट खुलेगा ना गेट बंद होगा, वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, बस आप फोर्स लगाते जाएंगे, गेट ना खुलेगा ना बंद होगा। ठीक है, अब देखिए इधर जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो टॉर्क 0 है। अब आपने क्या कहा, आपने मान लिया यहाँ पर एक हैंडल है, इसका हैंडल है यहाँ पर, ठीक है ना, ये हैंडल है। ठीक, अब मैं कह रहा हूं इसका हैंडल पकड़कर आपने उठा दिया है, इसको हैंडल पकड़ के उठा रहे हो, ऊपर उठा रहे या नीचे दबा रहे हो, कुछ भी कह सकते हो, ऊपर उठा लो या नीचे दबा लो, या लटक जाओ, ऐसे लटक जाओ डोर के ऊपर। प्रॉपर्टी डैमेज होगी तो मेरे को नाम लगाना कि रोहित सर ने कहा था लटकने के लिए डोर से। ठीक है संभल कर, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है, हल्का सा फोर्स लगाना है, और को चेक करने के लिए स्मॉल फोर्स। ठीक है, ओके। तो अगर आपने हैंडल पकड़ के इस डोर को ऊपर खींच दिया, या ऊपर से आप नीचे की तरफ दबा रहे हो, तो आपका जो फोर्स है ना वो एक्सिस के पैरेलल लग रहा है, फोर्स जो है वो एक्सिस के पैरेलल लग रहा है। और जब फोर्स एक्सिस के पैरेलल लगेगा ना, तो क्या ये डोर घूमेगा? क्या इस एक्सिस के बाद कोई टॉर्क आएगा? कोई भी टॉर्क नहीं आएगा। तो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस तब भी 0 होगा, मतलब फोर्स या तो इंटरसेक्टिंग हो या फिर पैरेलल हो, दोनों ही केस में टॉर्क कितना आता है? 0 आता है। अब अगर आपने फोर्स लगाया इस पर, इस डायरेक्शन में ऐसे लगाया, ऐसे फोर्स लगाया बेटा आपने, ऐसे फोर्स लगा दिया, अब बताओ मुझे, क्या ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल है? क्या ये इंटरसेक्टिंग है? नहीं है ना, तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ टॉर्क, और बहुत कम फोर्स में भी आप इस डोर को घुमाने जाओगे, तब जो है वो टॉर्क आ जाएगा। तो इस वाले फोर्स के लिए टॉर्क आएगा, इसके लिए टॉर्क नहीं आएगा, इसके लिए टॉर्क नहीं आएगा। एक्सपेरिमेंट है, करके देख लो। आपको विश्वास नहीं हो रहा है मेरे पर, तो कष्ट दो अपने शरीर को, ट्राई इट योरसेल्फ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है ना? पहले डू इट योरसेल्फ एंड देन ट्रस्ट इट। यस सर, आप सही कह रहे हैं, ठीक है। चलिए भैया, बहुत थ्योरी दे दी, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन में हम सारे थ्योरी को समेटने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं भैया ये सारी की सारी जो कहानी हमने कही है, उन सब की कुछ कुछ वैल्यू लेकर, कुछ कुछ क्वेश्चन देकर समझ में हमें आ जाए। एक सिंपल पेंडुलम है, यहां पर एक फोर्स mg लग रहा है, यहां पर एक टेंशन T जा रहा है, यहां पे एंगल थीटा आ रहा है, यहां पे लेंथ L है, यहां पे पॉइंट O है, और यहां पे पॉइंट O डैश, एक पॉइंट O, एक पॉइंट O डैश, टेंशन T, mg, लेंथ L। हम जानना चाह रहे हैं व्हाट इज द टॉर्क of this tension about the point O, what is the torque of mg about the point O, what is the torque of mg about O dash, torque of tension about O dash, torque of mg about axis O dash, torque of tension about the axis O dash। ये सारी बातें हम निकालना चाह रहे हैं, इन सारी बातों को हम निकालना चाहते हैं। torque of tension about O, torque of mg about O, torque of mg about O dash, torque of tension about O dash, torque of mg about O dash, torque of tension about O dash, सारी बातों को हम निकालना चाह रहे हैं। तो कैसे निकलेगा बताइए? 5 मिनट लीजिए, पॉज करिए, 5 मिनट लीजिए, सॉल्व करिए, ठीक है? तो 5 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। टिक 1, टिक 2, टिक 3, टिक 4, टिक 5, टाइम्स अप। हम सॉल्व करेंगे इसको। अभी आपके 5 सेकंड ही तो हुई है, आपने तो 5 मिनट दिए थे, क्या हुआ? आपको पॉज करना है और सॉल्व करना है बेटा। 5 मिनट आप लो, पॉज करो, सॉल्व करो। मैं 5 मिनट रुक क्या करूंगा? व्हाट विल आई डू? 5 मिनट्स। चलिए आइए सॉल्व करते हैं।
टॉर्क ऑफ टेंशन अबाउट द पॉइंट ओ, तो टेंशन तो ओ से ही जा रहा है ना, देखो टेंशन तो ओ से ही जा रहा है, टेंशन जा रहा ओ से, टेंशन जा रहा ओ से, टेंशन तो ओ से ही जा रहा है ना, तो भैया टॉर्क कितना आएगा जी। फोर्स अगर पॉइंट से ही पास कर जाए तो उसका टॉर्क 0 होता है, फोर्स अगर पॉइंट से ही पास कर जाए तो उसका टॉर्क 0 होता है। mg का टॉर्क ओ के अबाउट, क्या बताया था मैंने आपको, एक्सटेंड द लाइन ऑफ फोर्स, फोर्स की लाइन को एक्सटेंड कर दे, एक्सटेंड द लाइन ऑफ फोर्स, फोर्स की लाइन को एक्सटेंड कर दे बेटा, खींच दे इसको ऊपर नीचे, ये रहा नीचे, ये रहा ऊपर, ये क्या है बेटा, लाइन ऑफ फोर्स आ गया, लाइन ऑफ फोर्स आ गया, mg का लाइन ऑफ फोर्स आ गया। इस फोर्स की लाइन के ऊपर क्या करेंगे बेटा, आप परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, ये मेरा आर परपेंडिकुलर है, ये मेरा mg है, mg आर परपेंडिकुलर, mg आर परपेंडिकुलर, समझे, समझे कि नहीं समझे, बहुत खूब, मजेदार, जोरदार, शानदार, ठीक है भैया। तो जो आर परपेंडिकुलर है वो कितना होगा बेटा, तो एल के साथ, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है बेटा कॉस थीटा, दूसरा होता है साइन थीटा, तो mg के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एल साइन थीटा, तो हम लिखेंगे mg इंटू एल साइन, क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा, mg इस ऑब्जेक्ट को ओके अबाउट, तो आप कहेंगे सर देखो ये mg ऐसे लग रहा है ना, उसको नीचे ऐसे लाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है बाहर की तरफ, राइट हैंड के फिंगर को घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ, मतलब के क्या है, mg का टॉर्क ओ डैश के अबाउट, तो फोर्स की लाइन को किया एक्सटेंड, उस पे डाला परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर तो अभी भी एल साइन थीटा ही है, मतलब mg एल साइन थीटा ही है, और डायरेक्शन अगर आप कहोगे तो ये इसके अबाउट भी इसको एंटी क्लॉकवाइज, मतलब के कैप की डायरेक्शन में ही घुमाने की कर रहा है कोशिश। बहुत बहुत शानदार। टेंशन का टॉर्क ओ डैश के अबाउट, टेंशन का टॉर्क, बहुत टेंशन है भैया, बहुत टेंशन है भैया के अंदर, टेंशन का टॉर्क ओ डैश के अबाउट कितना होगा, टेंशन का टॉर्क ओ डैश के अबाउट कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, तो टेंशन का लाइन ऑफ फोर्स एक्सटेंड कर लीजिए, गंदा किया हमने, दोबारा से करेंगे, छी 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 छी, अब थोड़ा सुंदर है, अभी भी उतना सुंदर नहीं है, दोबारा से करेंगे हम, अब बढ़िया लग रहा है, अब एकदम सीधा लग रहा है, ये है बेटा लाइन ऑफ फोर्स ऑफ टेंशन, टेंशन की लाइन ऑफ फोर्स है। क्या करना है, ओ डैश के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अरे बोलो क्या करेंगे, अरे बोलो क्या करेंगे भैया, तो बच्चे बोलेंगे क्या, कमेंट करके बताओ क्या करेंगे, बता दो कमेंट करके क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे भैया हम हवन करेंगे, 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 हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना दिया, ठीक है। तो अब देखिए ये है एल कॉस थीटा, जो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, इसके थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होगा एल कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और बेटा ये होगा कितना, एल कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एल कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एल कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो आर परपेंडिकुलर तो ये आ गया, फोर्स टेंशन टी के बराबर है, टी इंटू एल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से देखिए, ये उल्टा घुमाने, ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ऐसे, मतलब अंदर की तरफ माइनस के, क्या ठीक है भाई। इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग आर परपेंडिकुलर वी कैन टेक फोर्स परपेंडिकुलर एक्स, तो आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमारे लिए इजी पड़ सकता है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूं, बाकी आपकी श्रद्धा है, आप जो मर्जी यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये है टी कॉस थीटा, ये है बेटा टी साइन थीटा, और हमारे पास पॉइंट ये रहा, और जो ये डिस्टेंस है बेटा ये कितना है, ये एल साइन थीटा है डिस्टेंस हमारे पास, ठीक है।
और ये डिस्टेंस L cos थीटा है। तो हमने कहा कि देखो जो फोर्स इस पॉइंट O डैश से ही पास करेगा, मतलब T sin थीटा तो खुद O डैश से पास कर रहा है, तो बेटा इस कंपोनेंट का कोई टॉर्क नहीं आने वाला है। और जो T cos थीटा है वो कितना दूर है, वो L sin थीटा दूर है, तो इसका टॉर्क आएगा T cos थीटा मल्टीप्लाई बाय L sin थीटा अल्टीमेट। समझ गए बच्चा? आइए आगे बढ़ते हैं। mg का टॉर्क ओ डैश के अबाउट, mg का टॉर्क ओ डैश के अबाउट, mg ओ डैश, mg ओ डैश पैरेलल दिख रहे हैं, पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है। सुनो, दीज टू आर पैरेलल टू ईच अदर। टॉर्क कितना आएगा बेटा? 0 0 निल सन्नाटा सन्नाटा। टेंशन का टॉर्क ओ डैश के अबाउट, टेंशन इस एक्सिस को ही कट कर रहा है, टेंशन इस एक्सिस को ही कट कर रहा है, टेंशन इस एक्सिस को ही कट कर रहा है, इसलिए टॉर्क इसका भी आएगा 0 निल। ओके बेटा, ये तो टॉपिक हमारा खत्म हो गया। कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क कैसे करते हैं हमने सीख लिया। अगली कक्षा में जाएंगे, अगले लेक्चर में जाएंगे तो हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन की, और हम बात करेंगे कि भाई टॉर्क लगाकर हम किस तरीके से इक्विलिब्रियम को स्टडी कर सकते हैं, जहां पे नेट टॉर्क 0 होता है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे अगर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन होगी तब क्या होगा। टॉर्क डायनामिक्स के बारे में बात करेंगे, टॉपलिंग जैसे चीजों के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए हमारे पास, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, जब तक आप लोग कुछ बन ना जाओ हम पढ़ाते रहेंगे, कोर्स पूरा कर देंगे आपका। ठीक है बेटा, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टाटा बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।